हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। मैं हूं वेदांशी मित्तल और मैं आपको पढ़ा रही हूं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का टैक्सेशन सब्जेक्ट। तो अब तक हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स सिस्टम, बेसिक कंसेप्ट्स और हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी जिनके हमने सेक्शंस भी याद करे। जैसे कि हमने पर्सन पढ़ा, एसएससी पढ़ा, हमने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस भी पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और यहाँ तक कि हमने एग्रीकल्चरल इनकम भी डिस्कस कर ली थी। तो इसका मतलब हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स को शुरू कर दिया था लास्ट वीडियो में और आज हम उसकी कंटिन्यूएशन करेंगे और बाकी की इनकम्स को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं टैक्स लगने से। तो आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम। इसमें हम पढ़ेंगे कि मेंबर के शेयर जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेट्युटी। इसमें हम 3 तरह के एम्प्लॉयज के बारे में पढ़ेंगे और तीनों की अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लीव एनकैशमेंट के बारे में जिसमें हम 4 सिनारियोस को देखेंगे। उसके बाद हम प्रोविडेंट फंड के अंडर पीपीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ चारों को डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वीआरएस, रिट्रेंचमेंट और पेंशन के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे एचआरएस, स्कॉलरशिप और बाकी की इंपॉर्टेंट सेक्शन 10 के अंडर आने वाली एग्जाम्पशंस। तो ये पूरी वीडियो में हम सारी की सारी सेक्शन 10 की एग्जाम्पशंस को कवर कर लेंगे। तो अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एचयूएफ इनकम मेंबर्स शेयर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। क्या कहता है हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2? ये कहता है एनी सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली इज एग्जेम्प्ट। मेंबर का शेयर एग्जेम्प्ट होता है। सिंपल सी लाइन है, बट इससे पहले हम इसमें डिग इन करें, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एचयूएफ क्या होता है। क्या मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का? कोई भी एक ऐसी फैमिली जो हिंदू लॉ के अंडर गवर्न होती है, कोई भी फैमिली हो सकती है, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, एनी फैमिली विच इज गवर्न अंडर हिंदू लॉ, वो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। इनकम टैक्स की नजर में एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन या एसएससी होता है। इनका अपना खुद का पैन कार्ड भी होता है और इनका आईटीआर भी अलग से फाइल होता है। फैमिली के बिजनेस या प्रॉपर्टी से जो भी आपका इनकम होता है उस पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खुद से इनकम टैक्स पे करता है, ना कि उसके इंडिविजुअल मेंबर्स। यही हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है। इस फैमिली बिजनेस को मैनेज करने वाले हेड को हम कर्ता कहते हैं, कर्ता, ठीक है। और बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका इस पर्टिकुलर इनकम में शेयर होता है और उस शेयर पे अलग से टैक्स नहीं लगता है। यहीं पर आ जाता है हमारा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। क्या होता है ये एग्जम्पशन? तो सीधी सी बात है कि मेंबर का जो शेयर होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये तो हमें समझ आ गया है इस पर्टिकुलर लाइन से। बट ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट टैक्स छोड़ कैसे रही है? सिंपल सी बात है, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। 2 बार टैक्स लगने से बचाने के लिए एग्जेम्प्ट होती है ये वाली इनकम। देखो, एचयूएफ अपनी इनकम पर पहले ही टैक्स दे चुकी है। अब जो मेंबर्स में इनकम बढ़ती है वो टैक्स पेड इनकम बढ़ती है। अब अगर गवर्नमेंट उस मेंबर वाली इनकम पर भी टैक्स मांग ले तो फिर ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो गलत बात हो गई, डबल टैक्स हो गया। ये सीधी बात है। इसलिए जो मेंबर को शेयर मिलता है उसकी इनकम का, वो ऑलरेडी टैक्स पेड इनकम का मिलता है। इसीलिए ये पर्टिकुलर इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एग्जेम्प्ट होती है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे 10,000 हो मेंबर का शेयर या चाहे 10 लाख हो, कोई लिमिट नहीं है इस एग्जाम्पशन पर। तो एग्जामिनर आपको ऐसी चीजों में फंसाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम पर एग्जेम्प्ट नहीं होता है टैक्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरा टैक्स देता है, पर जो मेंबर का इनकम होती है एचयूएफ में उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है विदाउट एनी लिमिट। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, याद रखना है। एचयूएफ की इनकम पर टैक्स होता है, वेयर एज जो आपकी एचयूएफ की मेंबर की इनकम होती है उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। एज सिंपल एज दैट। तो हमने क्या सीखा? सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में नो मॉनेटरी लिमिट, पूरा का पूरा मेंबर का शेयर ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आते हैं ग्रेट्युटी पर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है। जैसे ये पॉइंट्स हैं, इनसे डायरेक्ट उठ के ऑप्शंस में आपसे क्वेश्चन आ सकता है और न्यूमेरिकल भी इन पॉइंट्स का इम्प्लीकेशन आ सकता है, ठीक है। तो समझते हैं इनको। तो सबसे पहले ग्रेट्युटी क्या होता है? ग्रेट्युटी एक लमसम पेमेंट होता है जो एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे, डिसेबलमेंट पे, डेथ पर या रेजिग्नेशन पर। ये एक तरह का थैंक यू पेमेंट होता है उसकी लॉन्ग सर्विस के लिए।
क्या है? लमसम पेमेंट है जो एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को उसके डिसेबलमेंट पर, रेजिग्नेशन पर, उसके डेथ पर या रिटायरमेंट पर। ठीक है, ये एक तरह का थैंक यू नोट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के लिए। अब इम्पोर्टेंट बात, ग्रेट्युटी का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं और तीनों के लिए अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले हमारा आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी का एम्प्लॉय है तो उसकी ग्रेट्युटी पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है आपकी ग्रेट्युटी, कोई कंडीशंस नहीं है, नो नथिंग टू चेक, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन एनी केस, राइट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी कैटेगरी का हो, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एनी एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, उसकी आपकी ग्रेट्युटी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, नो टैक्स, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी प्राइवेट, जो आपकी पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अंदर आती है। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट, जिसमें अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 आता है। ये याद रखना है, इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक अंडर द एक्ट है, एक नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कवर्ड अंडर द एक्ट वाली देखते हैं। तो ये वो एम्प्लॉयज होते हैं जिनके एम्प्लॉयर के अंडर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हों और ये आपके रजिस्टर्ड हो अंडर द एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972। ठीक है, कौन से प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं? जिनके एम्प्लॉय के अंडर 10 या 10 से ज्यादा आपके एम्प्लॉयज काम करते हों। यहाँ सबसे पहले कंडीशन ये आती है कि एम्प्लॉय ने कम से कम 5 साल की सर्विस कंप्लीट की होनी चाहिए। अगर उसने 4 साल और 11 महीने भी सर्विस करी है तो भी उसकी ग्रेट्युटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, उस पर फिर टैक्स लग जाएगा। तो एग्जैक्ट 5 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको एग्जम्पशन मिलता है। पहली कंडीशन हो गई। तो इस 5 साल वाली कंडीशन का एक एक्सेप्शन होता है। मान लो अगर किसी इंसान की डेथ या डिसेबलमेंट हो गया तो उसको एक्सेप्शन मिल जाता है और उसके लिए वो 5 साल वाली कंडीशन लागू नहीं होती है, उसकी ग्रेट्युटी एनीवेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये तीनों कैटेगरीज? पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो एक्चुअल अमाउंट आपको मिला है वो। दूसरा है 15/26 मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट ड्रॉन सैलरी, ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इस पर मैं दोबारा आऊंगी, इसको पूरा तोड़ के समझाऊंगी। तीसरा है आपका 20 लाख, जो कि है मैक्सिमम लिमिट। मतलब कि इन दोनों में अगर 20 लाख से ज्यादा अमाउंट आई तो आपको 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, 20 लाख आपकी मैक्सिमम लिमिट। मतलब कि अगर आपको एक्चुअल ग्रेट्युटी 20 लाख से ज्यादा मिला है तो मैक्सिमम आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 20 लाख पे ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे 15/26 क्यों? 15/26 इसलिए क्योंकि एक महीने में 26 वर्किंग डेज होते हैं और उसमें से 15 दिन की सैलरी मिलती है ग्रेट्युटी के रूप में, इसलिए 15/26। लास्ट ड्रॉन सैलरी में आता है आपका बेसिक सैलरी प्लस आपका डियरनेस अलाउंस। फिर ईयर्स ऑफ सर्विस में भी एक कैच है। ईयर्स ऑफ सर्विस में आपका कह रहा है और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है, एक इंसान कुछ साल प्लस कुछ महीने काम करता है, तो अब वो महीने हम कैसे काउंट करेंगे? अगर मान लीजिए किसी इंसान ने 6 महीने से ज्यादा काम किया है एक साल में, ठीक है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके पूरा साल कम मान लेंगे। अगर उसने 6 महीने से कम काम किया है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी ने काम किया मान लो 10 साल और 7 महीने, तो उसकी ईयर ऑफ सर्विस काउंट होगी एज 11 ईयर्स। बट अगर किसी ने काम किया 5 साल 4 महीने, तो उसकी ईयर ऑफ सर्विस हम 5 साल ही मानेंगे। तो ये मतलब है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। तो हमें किस पर एग्जम्पशन मिलेगा? जो भी इन तीनों में से सबसे कम होगा हमें उस अमाउंट पर एग्जम्पशन मिलेगा और बाकी के अमाउंट पर हमारा टैक्स लग जाएगा। अब हम करते हैं बात तीसरी कैटेगरी की, जो कि है प्राइवेट, जिसमें हमारा ये वाला एक्ट कवर नहीं होता। ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉयज जो इस वाले एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ भी वही बात है, इन तीनों में से सबसे कम जो होगा आपका वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या है यहाँ की 3 कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहली वही सेम, एक्चुअल ग्रेट्युटी रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तीसरा भी आपका सेम है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख ही है। दूसरा पॉइंट फिर से क्या है यहाँ पे, 15/30 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट 10 मंथ्स ऑफ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। क्या मतलब है इसका? अब यहाँ पे डिवाइड बाय 30 क्यों है? क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर हम अपने एवरेज वर्किंग डेज 30 ही ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका हाफ हो गया 15, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमने वर्किंग डेज 26 लिए थे, यहाँ पे हम अपने वर्किंग डेज 30 ले रहे हैं। ओके, इसमें हमारी सैलरी ली गई थी लास्ट ड्रॉन।
इसमें हमारी सैलरी ली गई है पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इन दोनों का क्लियर डिस्टिंक्शन है। इसमें हम 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस करते हैं। उसमें आपका 15/30 मल्टीप्लाइड बाय 10 मंथ का एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय आपका ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। ओके, यही डिस्टिंक्शन है आपका प्राइवेट एम्प्लॉय registered under payment of gratuity act and the one which is not registered under the payment of gratuity act. Okay? तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन आपका एग्जाम्स में आ जाता है, इसको अच्छे से याद रखना और इन पॉइंट्स को ध्यान से नोट कर लेना अभी साथ में पढ़ते हुए ही। तो इनमें से 3 में से जो भी कम होगा आपका वो एग्जेम्प्ट होगा, इनमें से 3 में से जो भी कम होगा वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो जो 5 साल वाली कैटेगरी थी वो भी आपकी सिर्फ इन वाले प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए होती है जो कि आपके रजिस्टर्ड होते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट रजिस्टर्ड वालों के लिए वो 5 साल वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती है। और ये भी याद रखना कि 5 साल वाली कंडीशन का एक एक्सेप्शन भी था, डेथ या डिसेबलमेंट हो जाता है तो उस केस में 5 साल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब हम समझेंगे लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। तो क्या होता है लीव एनकैशमेंट? लीव एनकैशमेंट होता है जब किसी एम्प्लॉय के पास आपकी पेड लीव्स होती हैं और वो उन लीव्स को यूज नहीं करता है तो एम्प्लॉयर उस लीव के बदले कैश देता है और उसी कैश को हम लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। क्या? किसी एम्प्लॉय के पास अगर कोई अर्न लीव है और वो उस अर्न लीव को यूज नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयर उसको कैश देता है उस लीव के बदले में और उसी कैश को हम लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये कब मिला और इसका एम्प्लॉयर कौन है। क्या इंपॉर्टेंट है? द व्हेन एंड द हु, राइट? तो अब 4 सिनेरियोज हैं इसके, समझते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस, राइट? गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस, अभी वो काम पर जा रहा है, अभी काम कर रहा है, वो उसने काम छोड़ा नहीं है, तो इस केस में नो एग्जेम्पशन, आपका लीव एनकैशमेंट फुल्ली टैक्सेबल होगा। हाँ, शॉकिंग है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी क्या बात है स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अभी भी काम कर रहा है, वो एट सर्विस है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा लीव एनकैशमेंट के ऊपर। दिस अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट हैज नो एग्जम्पशंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट। ठीक है, अब रिटायरमेंट हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी हमारी ये अमाउंट, कोई भी लिमिट नहीं है, पूरी की पूरी अमाउंट पर एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, नो कंडीशंस, नो लिमिट्स, फुल अमाउंट इज आपकी एग्जेम्प्टेड। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, now let's move on to the private employees. Private employee during service, it is as same as the government employees, no exemptions in this case also. Equally treat किया जा रहा है हमारे इस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट एम्प्लॉयज को कि दोनों के ही आपकी लीव एनकैशमेंट के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका प्राइवेट एट रिटायरमेंट। अब यहाँ ट्विस्ट हैं, इसको ध्यान से समझो और लिखो भी साथ में। क्या कहता है ये? अब अगर प्राइवेट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया है तो उसको इन चारों में से, ये 4 जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इन चारों में से किसी एक पर एग्जम्पशन मिलता है जो सबसे कम होता है। जो भी इन चारों अमाउंट में से कम आएगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल होता है। क्या है ये 4? सबसे पहले आता है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो एक्चुअल आपको लीव एनकैशमेंट रिसीव हुआ है। दूसरा आता है आपका 25 लाख रुपए। ये 25 लाख रुपए आपके अप्रैल 2023 में चेंज हुए हैं, उससे पहले आपके 3 लाख आता था इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, 3 लाख एग्जेम्प्ट होता था पहले, अब ये 3 लाख से चेंज होके 25 लाख हो गया। कब हुआ? अप्रैल 2023 में। तीसरा पॉइंट है आपका 10 मंथ का एवरेज सैलरी और चौथा पॉइंट है आपका कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव टू क्रेडिट मैक्स 30 डेज पर ईयर इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या मतलब है इसका? यानी अगर आपकी 20 साल की सर्विस है तो उसके ऊपर 600 दिन का आपका लीव क्रेडिट कंसिडर होगा, उस पर डेली की सैलरी लगा लो। तो ये होता है आपका 4th पॉइंट। तो इन चारों में से जो भी सबसे कम आएगा वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा इस केस के लिए, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो क्या है इसका समरी इस स्लाइड का? गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर वो सर्विस पे जा रहे हैं तो उन दोनों का लीव एनकैशमेंट आपका टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, नो एग्जम्पशन। गवर्नमेंट के लिए अगर उसका रिटायरमेंट हो गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो उसका पूरा अमाउंट आपका एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, नो लिमिट, फुल्ली एग्जम्प्टेड। प्राइवेट एम्प्लॉय का अगर रिटायरमेंट हो गया है
तो उसकी 4 कंडीशंस हैं। उन 4 कंडीशंस में से जो भी सबसे कम आएगा वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट पे आपका टैक्स लगेगा। तो एग्जाम के पॉइंट से याद रखना इन सारे पॉइंट्स को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविडेंट फंड, उसके सारे के सारे टाइप्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 एंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। बहुत सारे लोग ना इस टेबल को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये कैसे याद होगा। माइंड में आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को एक ऐसे तरीके से समझें कि तुम्हें हमेशा याद रहे और तुम पेपर में इस टॉपिक को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो अब सबसे पहले हम चारों भाइयों को समझते हैं, चारों भाइयों का इंट्रोडक्शन देते हैं कि कौन है ये प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले है हमारा एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा है हमारा आरपीएफ रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा है हमारा यूआरपीएफ अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, लास्ट है हमारा पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्या है ये चारों? एसपीएफ होता है आपके गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, दी वीआईपी। आरपीएफ होता है आपके प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए जिनको आपके इनकम टैक्स कमिश्नर से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ये भी आपका वीआईपी होता है। एसपीएफ और आरपीएफ आपके दोनों वीआईपी कैटेगरीज हैं। फिर आता है यूआरपीएफ, ये आपका ऑड वन आउट है बेचारा इस कैटेगरी में, और इसको हम विलन समझ के हम इसको समझेंगे, ठीक है, हम इसको विलन की नजर से देखेंगे। ये दोनों वीआईपीज, यूआरपीएफ है आपका विलन। क्या है यूआरपीएफ? ये वो फंड्स हैं जिनको आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लास्ट है आपका पीपीएफ, ये आपका आम जनता के लिए होता है, चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये फंड आपके लिए है और इसमें कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है। तो ये है आपके चारों भाई। अब टैक्स ट्रीटमेंट समझने के लिए हम हर पीएफ को 4 स्टेजेस पर चेक करेंगे। पहला है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय अपनी जेब से दे रहा है। दूसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो हमारी कंपनी हमारे लिए दे रही है। तीसरा है इंटरेस्ट, जो जमा हुए पैसों पर ब्याज मिल रहा है। चौथा है विड्रॉल, विड्रॉल मतलब जब हम रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा निकालेंगे। तो हम इन चारों कैटेगरीज में हर पीएफ को देखेंगे कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एसपीएफ से और पीपीएफ से। ये दोनों बड़े शरीफ बच्चे हैं, इन दोनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे फंड्स हैं, ये इजीली याद हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर एटीसी की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, दोनों में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर एटीसी की डिडक्शन मिलेगी। इन दोनों का ही इंटरेस्ट और विड्रॉल फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। और पीपीएफ के लिए सिंस यू नो कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है पीपीएफ के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और एसपीएफ के लिए आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है कुछ लिमिट्स तक। ओके, क्या है एसपीएफ और पीपीएफ में? आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए आपको एटीसी का डिडक्शंस मिलते हैं, इंटरेस्ट और विड्रॉल आपके दोनों फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। पीपीएफ के लिए आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि यहाँ कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। एसपीएफ के लिए कुछ लिमिट्स तक एग्जम्पशंस होते हैं आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में। पर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, इंटरेस्ट वाले केस में यहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है, पर गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक चीज इंट्रोड्यूस करी जिसमें उन्होंने बोला जिन केस में एम्प्लॉयर नहीं है, जैसे कि हमारा पीपीएफ में एम्प्लॉयर नहीं होता है, तो उन केसेस में अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो उस 5 लाख से ऊपर वाले पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? पीपीएफ के केस में इंटरेस्ट आपका यहाँ फुल्ली एग्जेम्प्ट लिखा है, पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था कि जिन एम्प्लॉयज का कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है तो वो अगर 5 लाख से ज्यादा अमाउंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस 5 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट आएगा, 5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। 5 लाख से कम पे एग्जम्पशन है, बट 5 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा है तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल होगा। ये ट्विस्ट है आपका पीपीएफ का। आरपीएफ के नंबर्स आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली। एम्प्लॉय जो पैसा डालेगा उस पर एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, सीधा सीधा डिडक्टेबल अंडर सेक्शन एटीसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपका सिर्फ 12% तक एग्जम्प्ट है, सैलरी के 12% तक एग्जम्प्ट है और ₹7.5 लाख। क्या मतलब है इसका? अगर आपकी सैलरी बहुत हाई है और आपका 12% ऑफ सैलरी ₹7.5 लाख से बहुत ऊपर निकल जाता है। क्या कहा मैंने? कि अगर आपकी सैलरी बहुत हाई है और आपका ये 12% ऑफ सैलरी 7.5 लाख से बहुत ज्यादा निकल जाता है तो जो छूट मिलेगी, जो एग्जम्पशन मिलेगी वो सिर्फ ₹7.5 लाख पर मिलेगी
उससे ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसा जाएगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन है सिर्फ 7.5 लाख रुपीस तक या फिर आपके 12% ऑफ सैलरी पर। अगर आपका 12% ऑफ सैलरी 7.5 लाख से कम है फिर तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है ऑब्वियसली, पर अगर 7.5 लाख को एक्सीड कर रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। 7.5 लाख के बाद के एक एक रुपए पर आपका टैक्स लगेगा। अब अगर हम इसमें इंटरेस्ट को देखें तो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है 9.5% पर एनम तक। यहाँ भी एक ट्विस्ट, जैसे कि अभी हमने पीपीएफ के लिए पढ़ा था कि अगर पीपीएफ में एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। सेम केस है आरपीएफ के लिए। अगर आरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो अब 2.5 लाख से एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो एग्जेम्प्ट है या तो अप टू 9.5% पर एनम। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 10% इंटरेस्ट है ना तो वो जो एक्स्ट्रा 0.5% है उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज 2.5 लाख से ज्यादा अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया तो उस 2.5 लाख से एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। ये है आपके आरपीएफ के इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन। फिर आते हैं विड्रॉल पर। विड्रॉल में पूरा का पूरा एग्जाम्पशन होता है आरपीएफ के अंडर, बस शर्त ये है कि आपने कम से कम 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस की होनी चाहिए। ठीक है, आरपीएफ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्या क्या था आरपीएफ में? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी या फिर 7.5 लाख। इंटरेस्ट है आपका 9% पर एनम। और दूसरी चीज, अगर 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपका एग्जम्पशन नहीं होगा। और विड्रॉल आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, बस कंडीशन है कि 5 साल की सर्विस करी होनी चाहिए कंटिन्यूस। तो लास्ट वन इज यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये है आपका द ऑड वन आउट, द विलन। एज द नेम सजेस्ट ये अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए गवर्नमेंट इससे नफरत करती है और इसलिए हमारी स्टोरी का भी विलन बन गया है। तो यहाँ शुरुआत में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, ना कोई एटीसी का डिडक्शन मिलेगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी स्टार्टिंग में टैक्स फ्री नहीं है। तो ट्विस्ट कब आता है? ट्विस्ट आता है जब आप रिटायरमेंट लेते हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद जब आप विड्रॉल करते हैं, असली ट्विस्ट आता है तब। तो जो विड्रॉल का पैसा होता है वो आपका पार्शियली टैक्सेबल होता है। क्या होता है? विड्रॉल का पैसा पार्शियली टैक्सेबल होता है। यहाँ तक हमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रहा है। यहाँ नो एग्जम्पशन, नो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे एग्जम्पशन, नो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे एग्जम्पशन, नो इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन। जैसे विड्रॉल हुआ यहाँ पे आपका पार्शियली टैक्सेबल की कैटेगरी आ जाती है। जब पैसा मिलेगा तो एम्प्लॉयर का शेयर और उस पर मिला इंटरेस्ट आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, जो पैसा मिलेगा तो एम्प्लॉयर का शेयर और उस पर मिला इंटरेस्ट आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन था वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। ठीक है, आपका अपना कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट सैलरी हेड में टैक्सेबल और आपका खुद का कंट्रीब्यूशन और आपका इंटरेस्ट वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल। तो सिंपल सा शॉर्टकट है, यूआरपीएफ में स्टार्टिंग में सब टैक्सेबल, विड्रॉल पर बाइफर्केशन के साथ टैक्स लगता है। तो एग्जाम के पॉइंट से याद रहेगा, स्टार्टिंग में कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है, एंड में बाइफर्केशन के हिसाब से आपका टैक्स लगता है। ओके, तो ये था आपका प्रोविडेंट फंड्स। आई होप समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे वीआरएस, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन एंड पेंशन की। इन तीनों सेक्शंस के न्यूमेरिक लिमिट्स एग्जाम में बार बार आते हैं। आज हम इस स्लाइड को ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू गलत ना हो। ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को भी, कोशिश करो कि तुम लोग सुनो और साथ के साथ उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वीआरएस की, जिसका सेक्शन है 10 सबसेक्शन 10C। वीआरएस क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब अपनी खुद की मर्जी से रिटायर होना। वी का मतलब वॉलंटरी, खुद की मर्जी से, यानी कि जब एम्प्लॉय खुद जाके अपने बॉस से कहता है कि बॉस बस अब मुझे काम नहीं करना है और मुझे जल्दी से रिटायरमेंट दे दो। ठीक है, तो यह आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। क्या है ये स्कीम? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। समझते हैं। तो इसमें एग्जम्पशंस पाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। क्या है वो रूल्स? कि सबसे पहले मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगा आपको अप टू ₹5 लाख। कितना? ₹5 लाख। इससे ऊपर एक भी रुपया हुआ तो वो टैक्सेबल होगा। तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इज ₹5 लाख। दूसरी है एम्प्लॉय की एज।
ये नहीं है कि तुमने 25 साल की उम्र में शुरू करी जॉब करनी और 26 साल की उम्र में बोल दिया कि अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। नहीं, मिनिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए टू टेक दिस रिटायरमेंट, और आपने कम से कम 10 साल की सर्विस करी हो, तभी आप ये रिटायरमेंट बेनिफिट ले सकते हैं। क्या आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 40, या फिर आपने 10 साल की कंप्लीट सर्विस करी है उस एक पर्टिकुलर कंपनी में, तभी आपको ये रिटायरमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलता है। किस किस को मिलता है ये? पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज को, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, आईआईटीज, आईआईएम, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज को। एंड नोटेड कि ये डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज को नहीं मिलता है ये बेनिफिट, ठीक है? तो याद रहेगा, एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख है आपकी, 40 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, या फिर आपने 10 साल उस पर्टिकुलर कंपनी में सर्विस करी हो, और मिलेगा ये आपके इन वाले लोगों को, और डायरेक्टर ऑफ कंपनी को नहीं मिल सकता है। एंड वन मोर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात, कि आपने अगर वीआरएस की एग्जाम्पशन ले लिया तो आपको अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 का रिलीफ नहीं मिलेगा। या तो आप वीआरएस का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, या फिर आप सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 का रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है? दोनों आप साथ में नहीं ले सकते हैं। दूसरा है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंडर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, मतलब किसी को जबरदस्ती निकालना। क्या होता है कि या तो यहाँ पर कंपनी बंद होने वाली होती है, या फिर कंपनी ले ऑफ कर रही होती है, तो इन दोनों कंडीशंस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खुद निकाल देता है, उसी को हम रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो इस रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन मिलता है। हम यहाँ देखेंगे वो कंपनसेशन एग्जेम्प्ट कैसे है। तो इस पॉइंट का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 याद रखना। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पशन की वही कंडीशन है कि 3 केसेस दे रखे हैं, इन तीनों केसेस में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगी उस पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बाकी का अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या क्या है ये तीनों चीजें? एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, दूसरी है आपकी 5 लाख रुपए, या फिर तीसरी है आपकी एवरेज पे इनटू इयर्स ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले तो वही जो एक्चुअल अमाउंट मिला, फिर आपकी वो मैक्सिमम लिमिट दे दी 5 लाख रुपए, तीसरा कैलकुलेशन है आपका एवरेज पे इनटू द ईयर ऑफ सर्विस। इन तीनों में से जो भी कम आएगा उस पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बाकी के अमाउंट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली आपकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है, अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा आपको रिट्रेंचमेंट मिला है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक? अब क्या लिखा है? अवेलेबल टू वर्कमैन हु आर रिट्रेंच्ड। तो ये स्पेसिफिक एग्जाम्पशन आपका उन लोगों पर लगता है जिनका रिट्रेंचमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर हुआ और जिनको कंपनी वालों ने निकाला, ठीक है? वो खुद से नहीं निकले, कंपनी वालों ने निकाला, इनवॉलेंटरी सेपरेशन हुआ उनका। ओके, अगर किसी एम्प्लॉय ने खुद से रेजिग्नेशन दिया तो उसके लिए नहीं आता है ये वाला सेक्शन के अंडर एग्जाम्पशन। किसके लिए आता है सेक्शन के अंडर एग्जाम्पशन? उन लोगों के लिए जिनका अंडर द एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इनवॉलेंटरी सेपरेशन हुआ है, उनको उनकी मर्जी के खिलाफ निकाला गया है, तो उसके केस में आपको जो रिट्रेंचमेंट मिलता है उस पर ये एग्जाम्पशन होता है। किसी ने अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन दिया तो उस पर आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A कम्यूटेड पेंशन। तो यहाँ पर पेंशन 2 तरह की होती है और इन 2 तरह की पेंशन में ही सारा का सारा इस पर्टिकुलर पार्ट का खेल छुपा हुआ है। क्या है ये 2 तरह की पेंशन? एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन और एक होती है कम्यूटेड पेंशन। समझते हैं इनको डिटेल से। अनकम्यूटेड पेंशन होती है मंथली पेंशन जो आपको हर महीने मिलती है पॉकेट मनी की तरह। तो याद रखने की बात क्या है अनकम्यूटेड पेंशन के लिए? अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। तो क्या है अनकम्यूटेड पेंशन? अनकम्यूटेड पेंशन एक मंथली सोर्स है आपका, जैसे कि कोई पॉकेट मनी हो, मंथली मिलती है ये आपको, और ये फुल्ली टैक्सेबल होती है चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। आता है कम्यूटेड पेंशन पर। क्या है कम्यूटेड पेंशन? जब आप अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा एक साथ एडवांस में निकाल लेते हैं, वो आपका कम्यूटेड पेंशन होता है। इसके अंदर 2 रूल्स आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप मजे कीजिए, आपका पूरा का पूरा अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? आपका पूरा का पूरा जो आपने लमसम अमाउंट निकाला है एडवांस में वो पूरा एग्जेम्प्ट है, मजे करो, कोई टेंशन नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अब अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करूं तो टैक्स वाले उनसे पूछेंगे कि क्या आपको ग्रेट्युटी भी मिली है, तो उसके 2 केसेस बन जाएंगे, विद ग्रेट्युटी एंड विदाउट ग्रेट्युटी। तो अगर ग्रेट्युटी मिली है तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में खुशी है क्योंकि ग्रेट्युटी पे एग्जम्पशन मिल रहा है, तो इस केस में आपको एग्जम्पशन थोड़ी कम मिलेगी, सिर्फ 1/3 ऑफ टोटल पेंशन वैल्यू एग्जम्प्ट होगी। क्या अगर ग्रेट्युटी मिली है तो कितनी पेंशन पे एग्जम्पशन मिलेगी? 1/3 ऑफ पेंशन पे एग्जम्पशन मिलेगी। पर अगर ग्रेट्युटी नहीं मिली है तो गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा तरस आ जाता है आपके ऊपर, वो आपकी आधी पेंशन पर आपको एग्जम्पशन दे देते हैं। तो क्या है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A में कम्यूटेड पेंशन? 2 तरह की पेंशन होती है, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन।
अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके मजे हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो चेक होगा कि आपकी ग्रेट्युटी आपको मिली है या नहीं मिली है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी मिली है तो 1/3 पेंशन पे एग्जम्पशन मिलता है, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय को ग्रेट्युटी नहीं मिली है तो हाफ पेंशन पर एग्जम्पशन मिल जाता है। एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्लाइड दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने वीआरएस में और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में? दोनों में मैक्सिमम लिमिट है आपकी ₹5 लाख, ठीक है, दोनों में ₹5 लाख। और पेंशन का क्या था? अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, कम्यूटेड पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, प्राइवेट के लिए ग्रेट्युटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी वीआरएस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और पेंशन। अब समझते हैं हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। क्या होता है ये? अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप रेंट के घर में रहते हैं तो जो आपको एम्प्लॉयर से आपका एचआरए मिल रहा है वो पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, आपको कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं। एग्जम्पशंस निकालने के लिए फिर वही हम 3 नंबर्स कैलकुलेट करते हैं और इन तीनों में से जो भी कम होता है आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या है ये 3 कंडीशंस? सबसे पहले है आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एक्चुअल अमाउंट क्या मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस के लिए। दूसरा है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए। तो दूसरे का मतलब है कि आप जो एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हैं उसमें से आप माइनस करेंगे आपका 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पर है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस सम फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन। क्या है यहाँ पे? सैलरी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस सम फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन। तो ये है आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी होगी उन लोगों के लिए जो रहते हैं मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन चारों मेट्रो सिटीज में जो रहते हैं उनके लिए 50% ऑफ द सैलरी, और जो बाकी इन चारों के अलावा सिटीज में रहते हैं उनके लिए 40% ऑफ द सैलरी। तो इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी सबसे कम आएगा आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, ये होता है एचआरए का एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि अगर एम्प्लॉय का खुद का घर है तो उसको एचआरए पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है, तो उसकी एचआरए पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। एचआरए पर एग्जम्पशन सिर्फ तब मिलता है जब आप एक्चुअली रेंट पर रह रहे हो। ओके, और एग्जम्पशन मिलता है इन तीनों में से जो सबसे कम होगा। आओ इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक लड़का है राहुल, वो रहता है दिल्ली में एक रेंट के घर पर। उसकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, सैलरी यही बेसिक प्लस डीए। उसका बॉस उसको एचआरए देता है 15,000 और राहुल जो एक्चुअल रेंट पे करता है वो है 12,000। तो क्या क्या है? सैलरी इज 50,000, एचआरए उसको मिल रहा है आपका 15,000 और रेंट वो जो दे रहा है वो है 12,000। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है? 15,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट वो पे कर रहा है आपका 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी बताइए मैंने उसकी 50,000, 10% होगा 50,000 का 5,000। 12,000 माइनस 5,000 इज 7,000। अब निकालेंगे हम 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी? हम निकालेंगे 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो दिल्ली में रहता है, वो मेट्रो सिटी में रहता है। तो क्या है उसकी सैलरी? 50,000, उसका 50% विल बी 25,000। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आया 15,000, सेकंड आया हमारा 7,000 और थर्ड आया हमारा 25,000। कौन सा कम है इन तीनों में से सबसे ज्यादा? 7,000। तो एग्जम्पशन मिलेगा उसको 7,000 पे, बाकी बचे हुए 8,000 पे उसका टैक्स लग जाएगा। तो ऐसे मिलता है एचआरए का एग्जम्पशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो अब राइट साइड के बॉक्सेस को देखते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 के अंडर स्कॉलरशिप। तो क्या कहता है ये? पढ़ाई के लिए कोई भी स्कॉलरशिप हो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है, चाहे कितना भी अमाउंट हो, दैट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, नो लिमिट। ओके, ये कहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 माइनस क्लब्ड इनकम। अगर बच्चे की इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब हो रही है ₹1,500 पर इनकम पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। ठीक, नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 ट्राइबल एरिया इनकम। नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख के स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की उसी एरिया से होने वाली इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख के स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की वहीं से उसी पर्टिकुलर एरिया से होने वाली इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। कौन से सेक्शन के अंडर? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 26। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 डिविडेंड इनकम। ये एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। पहले आपका डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री होता था, पर अब अगर आपको किसी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला है तो वो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। क्या है ये? हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये सारे सेक्शंस।
ठीक है, एंड एचआरए भी क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, एक बार सारे सेक्शंस को आज हमने जो पढ़ा है फटाक से फास्ट सा रिवीजन कर लेते हैं उन सबका। तो हमने आज जितने भी सेक्शन पढ़े हैं उनकी क्लैरिटी मिल जाएगी इस टेबल को एक बार रिवाइज कर लिया तो सबसे पहले है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम। इंडिया में कमाओ तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, पर कैलकुलेशन में पार्शियल इंटीग्रेशन होता है। फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है। क्या एग्रीकल्चरल इनकम में अगर इंडिया में है तो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा और पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड में इसका कैलकुलेशन होगा, और फॉरेन एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एचयूएफ मेंबर्स का शेयर। मेंबर के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि एचयूएफ पहले ही टैक्स दे चुका है उस पर्टिकुलर इनकम पर, याद है। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 का ग्रेट्युटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, नो लिमिट, चाहे कितना भी पैसा मिले पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट इज ग्रेट्युटी फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय की मैक्स लिमिट कितनी थी एग्जेम्पशन की, 20 लाख रुपए। फिर आता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए के अंडर लीव इनकैशमेंट। तो लीव इनकैशमेंट में आपको याद होगा हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ी थी एट सर्विस में गवर्नमेंट और प्राइवेट, उन दोनों के लिए फुल्ली टैक्सेबल है। अगर तुम काम पे जा रहे हो, चाहे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे तुम प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारा लीव इनकैशमेंट अभी टैक्सेबल होगा, एग्जाम्पशन कोई नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, नो लिमिट्स। ओके ठीक है, तो अगर प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा आपका लीव इनकैशमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट के बाद लीव इनकैशमेंट आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, नो लिमिट। और अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करूं लीव इनकैशमेंट के केस में, रिटायरमेंट होने के बाद हमने पढ़ी थी 3 कंडीशंस, तीनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट होता है आपका वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 25 लाख। उसमें भी हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा तो 25 लाख रुपए अभी रिसेंटली चेंज हुए थे 2023 में, उससे पहले वो मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज होती थी। तो प्राइवेट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद लीव इनकैशमेंट पर कितना एग्जम्पशन मिलता है, मैक्सिमम रुपीज 25 लाख। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A के अंडर आपका पेंशन। पेंशन में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, जो आपको मंथली बेसिस पर मिलता है, ठीक है, लाइक अ पॉकेट मनी। कम्यूटेड पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए हम ग्रेट्युटी चेक करते हैं, ग्रेट्युटी मिली है तो उसके 1/3 पेंशन पर एग्जम्पशन मिलता है, और अगर ग्रेट्युटी नहीं मिली है तो उसकी हाफ पेंशन पर एग्जम्पशन मिल जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B के अंडर रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में हमने पढ़ा था लीस्ट ऑफ 3, उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या थी, ₹5 लाख। सेम वाज फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। क्या था उसका सेक्शन, उसका सेक्शन था 10 सबसेक्शन 10C। क्या थी उसकी मैक्सिमम लिमिट, ₹5 लाख, और लीस्ट ऑफ द 3 गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, जिसमें हमने करे थे प्रोविडेंट फंड सारे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इन चारों के केस में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात थी आपकी यूआरपीएफ। यूआरपीएफ स्टार्टिंग से टैक्सेबल होता है और एंड में विड्रॉल पे जाकर उस पर बाइफर्केशन से टैक्सेशन होता है। याद रखना इस चीज को, यूआरपीएफ के केस में लास्ट में विड्रॉल पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके इंटरेस्ट पे जो आपका टैक्स लग रहा था वो लगेगा इनकम ऑफ सैलरी हेड में, और जो आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पर टैक्स लग रहा था वो लग रहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, ठीक है, ये याद रहेगा यूआरपीएफ के लिए। नेक्स्ट इज आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंडर एचआरए, जो हमने अभी पढ़ा। एचआरए की तीनों कंडीशंस क्या पढ़ी हमने, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, या फिर रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 50% ऑफ द सैलरी और द 40% ऑफ द सैलरी। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपका एचआरए में एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 स्कॉलरशिप। ये पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, इसमें कुछ अमाउंट का कोई लिमिट नहीं होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है स्कॉलरशिप। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस। तो अब हम पीवाईक्यूज करते हैं। तो पहला पीवाईक्यू है आपका, मिस्टर शर्मा रिटायर्स फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। He received ₹18 lakh as gratuity. His last drawn salary, basic plus DA, was 80,000 per month. He worked for 20 years. What is the exempt amount? Keywords आपको मिल गए हैं, प्राइवेट कंपनी है, अंडर द एक्ट है, रजिस्टर्ड, ग्रेट्युटी 18 लाख है, लास्ट ड्रॉन सैलरी में बेसिक प्लस डीए है 80,000 प्लस मंथ, और वर्कड कितना है 20 ईयर्स। एग्जेम्प्ट अमाउंट बताओ। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। कैसे कैलकुलेशन करने पे हमें पहले हमारा एक्चुअल ग्रेट्युटी है 18 लाख, ये तो सीधा सीधा परोस के दे रखा है, और हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट थी हमारी ₹20 लाख।
तो अगर हम सेकंड कैलकुलेशन देखें तो सेकंड कैलकुलेशन होगी 15/26 इंटू 80,000 इंटू 20 ईयर्स। ठीक है, कितना आया उसको कैलकुलेट करके 9,23,077 रुपीज। तो इन तीनों अमाउंट्स में से सबसे कम कौन सा है आपका 9,23,077 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर गुप्ता अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रिसीव्ड रुपीज 3 लाख एज लीव एनकैशमेंट व्हाइल स्टिल इन सर्विस नॉट एट रिटायरमेंट, द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस अमाउंट इज। बताओ इन चारों ऑप्शन में से मिस्टर गुप्ता का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। माइंडेड ही इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, राइट, एंड नॉट एट रिटायरमेंट, ही स्टिल इन सर्विस। तो बिल्कुल सही, फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर आप अभी भी काम पर जा रहे हो तो आपको लीव एनकैशमेंट पर कोई छूट नहीं मिलती है, आपका लीव एनकैशमेंट फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा वर्क्स इन मुंबई, हिज बेसिक सैलरी इज रुपीज 50,000 पर मंथ, he receives HRA of rupees 25,000 per month, he pays rent of rupees 20,000 per month, what is his monthly exempt HRA? HRA का क्वेश्चन है, मुंबई में रहता है मतलब मेट्रो सिटी में रहता है, सैलरी कितनी दे रखी है 50,000 पर मंथ दे रखी है, HRA एक्चुअल कितना मिलता है 25,000 और रेंट कितना देता है वो 20,000 रुपए देता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता था, फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी कि एक्चुअल HRA कितना मिल रहा है, 25,000 डायरेक्ट दे रखा है। दूसरा क्या था, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट कितना है आपका 20,000, 10% ऑफ सैलरी इज 50,000 का 10% इज 5,000, 20,000 माइनस 5,000 विल बी 15,000, तो दूसरा हो गया आपका 15,000। थर्ड कंडीशन थी 40% और 50% ऑफ द सैलरी, मेट्रो सिटी में रहता है, मुंबई में रहता है, तो 50% ऑफ द सैलरी देखेंगे हम यहाँ, तो 50,000 का 50% आपका 25,000 हो जाएगा। तो क्या क्या अमाउंट्स आए हमारे, 25,000, 15,000 कैलकुलेशन करके और 25,000। क्या है इन तीनों में से लीस्ट, बिल्कुल सही 15,000 लीस्ट ऑफ 3 अमाउंट्स। एट द टाइम ऑफ विड्रॉल फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विच पोर्शन इज टैक्सेबल एज सैलरी। अभी मैंने आपको रिवीजन में कराया सेक्शन 10 की टेबल में, यूआरपीएफ में आपका कौन सा पोर्शन टैक्सेबल होता है सैलरी की तरह। जल्दी बताओ इन चारों ऑप्शंस में से, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट आपका अंडर सेक्शन सैलरी टैक्सेबल होता है। और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट कौन से इनकम हेड में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये थे आपके PYQs। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। आज की वीडियो में हमने HUF के मेंबर का शेयर समझा, ग्रेट्युटी समझा, हमने लीव एनकैशमेंट समझा, हमने रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और पेंशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने प्रोविडेंट फंड की टेबल भी पूरी अच्छे से समझने की कोशिश करी। तो मेरी पूरी कोशिश ये रही कि मैंने सेक्शन 10 के जितने मुझे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस लगे मैंने सब कवर किए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक अच्छे से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगी हेड्स ऑफ इनकम में। सबसे पहला हेड सैलरी, अलाउंस, उसके प्रेक्विजिट्स, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर यूजीसी नेट की प्रेप करनी है तो कॉमर्स सक्सेस को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।